हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्यनामा पर। चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 13 की तरफ। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं पहुंच गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हो हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पांव रखा कि बिनती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलक बिलक कर रो पड़ी। चंदन ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग देवढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए। मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के लिए पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सासा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध के चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें भी लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे। वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। पापा बिनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिनती को दे देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा। अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पाँच कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं था। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता। थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीर की तरह था जिसमें उसे विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी,
लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय से उस जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया उस अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची 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 दीवारें और उन चार दीवारियों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी की ओर उड़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक नहीं हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसर रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक छीनी तरह तय से ढलते हुए आसमान के सूरज को ढक लिया था। हवा में ठंडक थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर साहब लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए हों। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल भी जैसे नम्र थक गई हों। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह से नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे। उनका व्यक्तित्व तरुण था और लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग रह गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकली और कमरे में खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सोना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों से में आंसू छला आए। बिनती रोती क्यों है? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर। पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। या भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। अब तो आपके कोई नहीं है। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती। चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बड़ी बिगड़ी और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब बखत आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी की तरह निकाल दें। बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी।
हिम्मत बनाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करते बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी। और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू। बिनती बोली और जाकर इस तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आ गया। बिनती, तो अब सुधा के बाद मेरा ही कौन है सिवा तुम्हारे। चंदन ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप वहां गए और आग से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि आप पुराने चंदर बाबू बदल गए हैं। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब थी। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था। और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों ना हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा है ही नहीं, सुधा थी ही नहीं, इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे में सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बसी बजाते रहना। एक अकेले में ही कांटे जैसी कटक रही थी और उसे भी निकाल फेंका। अब तुम्हें न कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख जाओगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफे तबीयत आती है कि जैसी बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से, तो तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है? यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। मौजी भी बहुत अच्छी हैं। पर्दा बिल्कुल नहीं है। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना और बिनती को जैसे ही मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूंगी, समझे? या ना करना कि मैं ना रहूं और मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीरकर अंदर बिंध गए और
और हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र चीर कर अंदर बिध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर टिक नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिंती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिंती को दे दिया। बिंती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहिन आंगन धोआ जाई, आप जहाँ के ऊपर आए खाए लो। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिंती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिंती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिंती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा, और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। दीदी के बाद कौन है सहारा, खाइए। और बिंती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर सुधा को चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिंती चुपचाप बैठी, पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप, बिंती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, बिंती ने बड़े काता स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिंती अब तुम इतना ध्यान न रखो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है वह या खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता, बिंती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो अपने खाया ही नहीं। वह पूरी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ दे नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मासूम मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अखबार के महज में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह होता कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं के मन जरूरी बहल जाता है। बिंती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिंती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिंती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला आता था। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिंती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिंती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक वह बेचैन रहता था। तब उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी, उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिंती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिंती सुधा की याद से चंदर के प्राणों को उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिंती को इस तरह अपनी सांसों की छां में दुबकाए रहा, जैसी बिंती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो।
बिंती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिंती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रह कर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों तीन तीन दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिंती के पास भी नहीं जाता था, बिंती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आया था, वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिंती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता, लेकिन आदमी हंसता है। दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है, ताकि हंसी की छां में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसे ही एक सुबह थी, जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया था। उसने अपना शैली कीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए तो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी नोक-झोंक। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी या अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वह सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे में लिखा कि वह चंदर के भरोसे ही किस तरह दिन काट रही है। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत भरी खिंचौने की बातें थी, वह जो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिंती के यहाँ गया। बिंती अपनी धोती से क्रोशिया की बेल टाँक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज। बिंती बोली, हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिंती ने मुंह चिढ़ाकर कहा, आज बड़े खुश हैं। हाँ बिंती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिंती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा। श्रीमती बिंती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिंती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिंती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिंती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा गिलहरी, को यह रोक कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखी है ना, देव काट कर कुएं में फेंक देंगे मुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिंती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिंती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी ने बताया नहीं।
अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर कहा जाने वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दें। क्या हुआ क्या आखिर? चंद्र ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कि कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिंती बड़े सहज स्वभाव से बोली, लेकिन इधर क्या हुआ? चंदन ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह और उनका नाम उन्होंने रखा है बिंती। अभी गाते होंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। का अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदन ने कहा, और बिसरैया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, या पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो। चंदन ने छेड़ते हुए कहा। मुसलमान भी हैं तो बहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले। बिंती ने झेपते हुए कहा। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 14 में।